तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवा सर ऑफिशियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का। इसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करेंगे अम्ल के बारे में, पूरे अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अम्ल को पढ़ने के 4 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हमारे हाई स्कूल स्तर में केवल 2 ही कॉन्सेप्ट दिए हैं। हम एक एक करके दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अम्ल को अच्छी प्रकार से फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, हम पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं अम्ल को पढ़ने का, जिसका नाम है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, जो पुराने ज़माने में अम्ल के बारे में पहचान होती थी, इसी कॉन्सेप्ट से होती थी। तो आइए दोस्तों, अब हम अम्ल को पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम पहला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसका नाम है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको शास्त्रीय अवधारणा। तो पहली अवधारणा है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। इसके अनुसार हम अम्ल को पढ़ेंगे। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताता है, इसके अनुसार अम्ल में निम्नलिखित अभिलक्षण होती हैं। किसके अनुसार? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार। हम लिखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं जिनमें निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। निम्नलिखित दोस्तों, निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। अभिलक्षण होते हैं। तो पहला अभिलक्षण है दोस्तों, आपने सुना होगा, आप अम्ल को किस प्रकार पहचानते हैं? तो आप उसको स्वाद को टेस्ट करते हो। जैसे आप उसको टेस्ट करते हो, आप कहोगे ये खट्टा है, तो ये आपकी बेसिक पहचान है। यही क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताता है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा वो क्या कहलाएगा? आपका अम्ल कहलाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है, पहली बात। तो पहले कॉन्सेप्ट के अनुसार ये बात निकल कर आई, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। तो पहला पहला पॉइंट ये है, ये क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन? अम्ल। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और सेकंड अभिलक्षण इसका यह है, जब आप अम्ल को नीले लिटमस पेपर के ऊपर डालोगे तो अम्ल क्या करेगा? जो नीला लिटमस पेपर है उसको लाल लिटमस पेपर में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो सेकंड इसका अभिलक्षण है, ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में, लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? बदल देते हैं। दोस्तों, यह क्लासिकल कॉन्सेप्ट का सेकंड अभिलक्षण हो गया। अब इसके थर्ड अभिलक्षण की बात करें, तो थर्ड अभिलक्षण की बात यह है, जो हमारे अम्ल होते हैं, अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो आप दोस्तों कहोगे कि हम तो अम्ल जानते ही नहीं, अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अम्लों को इधर लिख दे रहा हूँ। उन दोस्तों, उन अम्लों को आप याद कर लेना, और यहाँ पर मैं जो बात बताऊंगा उसको आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो मैं दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, महत्वपूर्ण अम्लों के नाम, अम्लों के नाम। तो दोस्तों, पहला आपका अम्ल है, उसका सूत्र भी लिख देता हूं मैं, और हिंदी भी लिख दूंगा। तो पहला आपका अम्ल है दोस्तों HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है इसका नाम दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इसका क्या नाम है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दोस्तों, आपका सेकंड है H2,
SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों आपका थर्ड एसिड है जिसका नाम है HNO3, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों आपका फोर्थ एसिड है HCOOH, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और दोस्तों आपको फिफ्थ एसिड है जिसका नाम है CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। इसको हम आईयूपीएसी नाम के बारे में बात करें, इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, जिसे हम चौथे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये आपके मैंने कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के नाम लिख दिए हैं। आइए अब यहाँ पर हम थर्ड अवलक्षण की बात करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि अम्ल होते हैं जो धातु के साथ रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। तो मैं दोस्तों रिएक्शन के रूप में टोटल लिख दे रहा हूँ, यानी जो हमारा अम्ल है धातु से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, धातु से रिएक्शन करेगा और क्या देगा हमको, अम्ल धातु से रिएक्शन करके हमें इधर बना देगा, लवण बना देगा और क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया, इधर मैंने HCl अम्ल ले लिया, ये वाला अम्ल ले लिया, ये वाला। इधर मैंने धातु की बात हुई है तो मैं धातु ले लेता हूँ, इधर सोडियम ले लेता हूँ। तो मैंने इधर सोडियम मेटल ले ली। जैसे ही मैंने सोडियम की HCl अम्ल से क्या करा, रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, इधर लवण ने क्या बन गया, NaCl बन गया, यानी इस Na ने इससे रिएक्शन कर ली और क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। दोस्तों तो यह आपका थर्ड अवलक्षण है। क्या अवलक्षण है, अम्ल आपका धातु के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस निकालता है। दोस्तों मैं आपको कुछ नोट पॉइंट की बात भी बता देना चाहता हूँ, जो पेपर में उससे कई सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो पेपर में दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि दही व खट्टे फल जिनका स्वाद खट्टा है तो उन्हें धातुओं के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है। दोस्तों क्योंकि उन्हें धातुओं के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि उनमें अम्ल उपस्थित होता है। किनमें, दही में और फलों में क्या होता है, उनमें अम्ल उपस्थित होता है, जो जो हमारे धातु के बर्तन हैं उनसे क्या कर लेते हैं, ये रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन कर लेते हैं और उनसे क्या बन जाता है, विषैले यौगिक बन जाता है, जो हमारे सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए जो दही है और फल है उनको धातुओं के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। आपके नोट करने की बात है, आप इसको नोट कर लेना दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए चलेंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। तीसरी बात यह है, हमने 3 अवलक्षण को पढ़ लिया था, हम चौथा अवलक्षण पढ़ने जा रहे हैं। हम चौथा अवलक्षण को देखते हैं। चौथा अवलक्षण यह है, जो हमारे एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, जिस प्रकार आप अम्ल को जल में डालोगे, जल में आपने अम्ल को क्या कर दिया, डाल दिया, अब आप उसमें करंट चलाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे सुचालक क्या होता है, तो दोस्तों ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक, चालक बोल दो या सुचालक बोल दो, बात एक ही है। और एक होता है कुचालक और अर्धचालक। तो दोस्तों चालक या सुचालक क्या होते हैं, जिनमें क्या हो जाए, करंट चली जाए, बिजली चली जाए, उसको बोलेंगे हम सुचालक। जिसमें करंट नहीं जाए उसको बोलेंगे हम क्या, कुचालक। जिसमें थोड़ी थोड़ी करंट चली जाए, नहीं भी जाए नहीं जाए, उसको बोलेंगे अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करें किसकी, अम्ल की बात करें। जो अम्ल होते हैं, अम्ल को जब आप जल में डाल दोगे तो उसमें क्या हो जाएगी, करंट चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं अम्ल जलीय विलयन में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी उसमें करंट चली जाती है। तो चौथा आप अभिलक्षण लिखेंगे, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सुचालक होते हैं।
तो दोस्तों ये आपका चौथा अभिलक्षण होता है। चलिए दोस्तों अब हम पांचवा अभिलक्षण देखते हैं। तो पांचवा अभिलक्षण ये है, जो आपका अम्ल है, अम्ल, या तो आपके पास धातु का कार्बोनेट हो या धातु का बाइकार्बोनेट हो। तो अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके लवण, जल और CO2 हमको देता है। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ, जो आपको पेपर में अनकम्प्लीट आपको रिएक्शन दे देगा, आपको कंप्लीट करके बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप आगे की रिएक्शन को क्या कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। तो दोस्तों हम देखते हैं, जो अम्ल होता है, इधर क्या हो, या तो धातु का कार्बोनेट हो, क्या हो, धातु का कार्बोनेट, लिखते हैं धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट, या क्या हो, धातु बाइकार्बोनेट हो, बाई कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो। तो जिस प्रकार अम्ल इनसे रिएक्शन करेगा तो क्या देगा दोस्तों, वह आपके लिए लवण, जल प्लस की CO2 गैस आपको क्या करेगा, प्रदान करेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, मैं ले लेता हूँ अम्ल, वही HCl अम्ल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर HCl अम्ल ले लिया। अब दोस्तों लिखा है धातु कार्बोनेट, क्या लिखा है, धातु। तो कोई भी मेटल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं सोडियम मेटल ले ली, धातु की जगह क्या है, धातु है। अब लिखा है दोस्तों कार्बोनेट। तो दोस्तों आप याद कर लेंगे, जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3, क्या होता है, CO3। और बाई कार्बोनेट का सिंबल होता है HCO3। दोस्तों अगर आपको कार्बोनेट दिखाई दे तो CO3 लगा देना, और बाई कार्बोनेट दिखाई दे तो HCO3 लगा देना। तो इधर लिखा है धातु कार्बोनेट, तो धातु लिख दिया हमने सोडियम, और कार्बोनेट क्या है, CO3। तो दोस्तों मैं लिख दिया CO3। दोस्तों ये आपका क्या होगा, धातु कार्बोनेट हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं बाई कार्बोनेट ले लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। तो मैं इधर धातु बाई कार्बोनेट को ले लेता हूँ, आपका धातु हो गई बाई कार्बोनेट, क्या है, HCO3। दोस्तों ये मैंने आपका धातु बाई कार्बोनेट ले लिया। दोस्तों आपको इस प्रकार लिखकर दे देगा और कहेगा रिएक्शन आगे की बताओ क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है ये क्या आपकी अम्ल है, यानी अम्ल है, और ये क्या आपकी धातु बाई कार्बोनेट है। दोस्तों आपको तो पता है, जैसे ही अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा आपको, लवण देगा, जल देगा, और क्या देगा, CO2 गैस देगा। आंख मीच कर आप लिख दोगे। तो पहले तो आप लवण देखो, लवण क्या बनेगा, Na और Cl, NaCl बन गया। और जल क्या, जल तो आप जानते हो, H2, और CO2 क्या है आपकी, वही गैस निकल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार रिएक्शन होती है। दोस्तों आपको एक मैं महत्वपूर्ण बात भी बता देना चाहूँगा कि दोस्तों, हम वो जो हमारे पेट होता है, स्टमक होता है, हमारे पेट में आपने देखा कई बार एसिडिटी हो जाती है। तो वो इसकी वजह से हो जाती है, जब हमारे पेट में HCl अम्ल की अधिक मात्रा हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पेट में क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो उसको हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, या तो खाने के सोडा का प्रयोग करते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, या तो हम इनो ले आते हैं। तो इनो वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से इनो बनाया जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम खाने के सोडे के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है खाने का सोडा। तो ये आपका क्या है, खाने का सोडा है। यही खाने का सोडा जब हम सेवन कर लेते हैं, तो यही खाने का सोडा, तो जो हमारे पेट में एसिडिटी बन चुकी है, किसकी वजह, इसकी वजह से, तो यही इससे रिएक्शन कर लेता है हमारे स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर। तो क्रिया करे क्या बनाता है, NaCl बनाता है, H2 बनाता है, और CO2 बनाता है। तो आपको तो कहीं दिखा है, आपको यहाँ पर अम्ल दिखाई दिया, नहीं दिखाया। तो इस प्रकार पेट में क्या होता है, आपका अम्ल पूरा समाप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, आगे का अभिलक्षण देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सिक्स्थ अभिलक्षण की बात करते हैं। तो आपका सिक्स्थ अभिलक्षण है, जो आपका अम्ल है, हमने आपका अम्ल लिया, और जो आपका अम्ल है वह क्षारक के साथ, यानी क्षारक बोल दिए, क्षार बोल दिए, के साथ क्या करके, क्षार के साथ अभिक्रिया करे क्या देता है,
लवण और जल देता है, क्या देता है, लवण प्लस के जल देता है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। तो दोस्तों आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों आप क्या कहोगे, जब अम्ल क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो हमें लवण और जल देता है, यही अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप कहोगे दोस्तों क्षार क्या होते हैं, आगे आने वाला टॉपिक है। तो मैं दोस्तों आपको कुछ क्षारकों के नाम भी बता देता हूँ। कुछ क्षारकों के नाम हैं जैसे कि KOH हो गया, MgOH हो गया और NaOH हो गया। दोस्तों आप फिलहाल के लिए इन 3 क्षार को याद कर लीजिएगा, आगे हम क्षार को पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों कुछ क्षारकों के नाम दिए, इनको आप देख लेना। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको एग्जाम्पल समझाना है इसलिए मैंने कुछ क्षारकों के नाम लिख दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ अम्ल, तो इस बार अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेता हूँ। मैंने लिया H2SO4। दोस्तों इधर क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इधर ले लिया NaOH ले लिया, क्या ले लिया, NaOH ले लिया। क्या मिलेगा आपको, लवण और जल मिलेगा। दोस्तों तो लवण क्या बना देता हूँ, मैं ये बना देता हूँ Na2SO4 प्लस के क्या निकाल दिया मैंने, जल निकाल दिया। तो दोस्तों ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, या आप सिंपली एक रिएक्शन याद करना चाहते हैं ये वाली ले सकते हो। अब की बार आप अम्ल HCl ले लो और यही ले लेते हैं इस बार NaOH। तो क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ से बन जाएगा आपका NaCl प्लस के जल। दोस्तों आपको ध्यान होगा यह रिएक्शन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताई थी। यह रिएक्शन आपको मैंने द्विविस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से समझाया था। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के माध्यम से आपको मैं समझाया था। यह आपकी अम्ल क्षार वाले लवण की रिएक्शन से भी आती है। चलिए दोस्तों अब हम 7वें अभिलक्षण को देखते हैं। तो 7वें अभिलक्षण यह है, अब जो आपका अम्ल है, जो आपका अम्ल है धातु के ऑक्साइड, किससे, धातु के ऑक्साइड। अम्ल आपका धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, क्या देता है दोस्तों, लवण प्लस के जल देता है। दोस्तों आप तो कहोगे यह रिएक्शन तो ऊपर वाले की तरह हो रही है। हाँ दोस्तों वह ऊपर वाले की तरह हो रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पर क्षार की जगह धातु ऑक्साइड ले लिया है। दोस्तों आपको याद करने की जरूरत है, यहाँ पर धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है, यानी वो एक तरह का क्षार का काम करता है। तो इधर अम्ल है इधर क्षार है, तो क्या क्या हो जाएगी, वो अम्ल लवण और जली मिल जाएगी, ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी। हम कहेंगे धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, आपकी क्षारीय होती है। तो हम यहाँ पर देखें अम्ल कौन सा, HCl, और धातु ऑक्साइड मान लीजिए MgOH ले लिया मैंने, ऑक्साइड लिया ना, तो MgO ले लिया मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं इधर रिएक्शन कराई तो आपका दोस्तों क्या बन गया, इधर बन जाएगा आपका, इधर आपका बन जाएगा क्या, जल निकल जाएगा, और आपका लवण क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, MgCl2 बन गया। तो दोस्तों यह आपका 7वां अभिलक्षण हो गया। और दोस्तों अब मैं आपको आगे का लास्ट अभिलक्षण बचा है उसको बता देता हूँ, और हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपका लास्ट वो बचा है आपका अभिलक्षण, लास्ट अभिलक्षण है जो हमारे अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं, उनकी नेचर की बात करें। जो हमारे अम्ल होते हैं उनका नेचर किसी प्रकार का होता है, संक्षारण की प्रकृति का होता है, यानी कोरोजन की प्रकृति नेचर होता है उसका। तो हम लिखेंगे अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लों की प्रकृति संक्षारण की होती है। किसकी होती है दोस्तों, संक्षारण की होती है। दोस्तों आपने देखा होगा यदि आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, यदि वो आपके पास कहीं गिर जाता है तो क्या होता है, उसको धीरे धीरे उसका खत्म ही कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे अम्ल होते हैं, अम्लों की प्रकृति किसकी होती है, संक्षारण की होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ अम्लों के नाम लिखता हूँ जिनकी प्रकृति संक्षारण की होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया,
इधर आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया। इनकी क्या होती है, इनकी प्रकृति संक्षारण की होती है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका नाम था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, फिनिश होता है। चलिए दोस्तों अब हम नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, तो जो इसको हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। अब दोस्तों उसके बारे में पढ़ेंगे, अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट एकदम नया है, इसको हम आर्यनियस कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, आर्यनियस सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इसको आर्य सिद्धांत भी कह सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है, इसने अम्ल की कुछ अलग ही डेफिनेशन दी। तो इसने अम्ल की डेफिनेशन इस प्रकार दी कि जो पदार्थ जल में, जैसे किसी पदार्थ को हम जब से जल में डालेंगे, अगर वह H+ आयन देगा तो वह आपका क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैंने आपका एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैंने HCl लिया, HCl को मैंने जल में डाल दिया। AQ क्या मतलब क्या दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व चैप्टर में बताया था, AQ का मतलब एक्वस, यानी उसमें जल मिला हुआ है, यानी जलीय विलेन है। HCl आपका जल में पड़ा हुआ है, तो जैसे ही आपका जल में HCl गया, क्या हुआ, यहाँ पर आपको H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन मिल गया। तो दोस्तों जैसे ही मैंने HCl को जल में डाला है, तो इसने क्या किया, H+ आयन, इसको बोलते हैं आयन, इसको Cl नेगेटिव आयन। तो दोस्तों ये नया कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, वो बताता है जो पदार्थ जल में H+ आयन देगा वह क्या कहलाएगा आपका दोस्तों, अम्ल कहलाएगा दोस्तों। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट के अनुसार। तुम लिखेंगे वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अम्ल कहलाते हैं। कहलाते हैं दोस्तों, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट के अनुसार अम्ल की डेफिनेशन इस प्रकार होती है। और इस कॉन्सेप्ट में अम्ल को दो प्रकार में बांटा गया है। तो हम लिखेंगे अम्लों के प्रकार। दोस्तों अब हम देखेंगे अम्लों के प्रकार। दोस्तों आपके अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला अम्ल है प्रबल अम्ल, और सेकंड अम्ल है आपका दुर्बल अम्ल। क्या है दोस्तों, हम प्रबल अम्ल को इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दुर्बल अम्ल को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वीक एसिड, यानी कमजोर अम्ल। चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके सभी अम्लों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से सभी को अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का तात्पर्य यह, यानी मजबूत, एकदम पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहेंगे वह अम्ल जो जल में कंप्लीटली, पूरी तरीके से H+ आयन देवे, उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने HCl लिया, HCl को मैंने जल में डाला, तो इसको मैं जैसे ही जल में डाला तो इधर मिला H+ आयन प्लस के Cl नेगेटिव आयन। तो आप दोस्तों देखो इसके पास H+ आयन कितना है, एक ही था, उसे एक का एक दे दिया, यानी इसका एक ही था और एक इसने दे दिया। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, H2SO4 बात करें हम इसकी, 2H+ आयन प्लस के 2SO4। दोस्तों आप देखोगे इसके पास दो थे, इसने दो के दो दे दिए, तो यानी जो अम्ल जल में पूरी तरीके से कंप्लीटली H+ आयन देता है उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होती है, हम लिखेंगे वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपकी प्रबल अम्ल की डेफिनेशन बनती है। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड क्या होता है।
चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। तो दोस्तों, वीक एसिड आपका क्या होता है? वीक एसिड इस प्रकार होगा, वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन नहीं देते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। दोज एसिड विच कैन नॉट गिव कंप्लीटली H+ आयन इज नोन एज वीक एसिड। तो चलिए दोस्तों, मैं इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपका एग्जाम्पल वो डेफिनेशन लिख देता हूँ। मैं लिखूंगा, वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से H+ आयन नहीं देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, मैंने एग्जाम्पल लिया दोस्तों CH3COOH। जैसे ही दोस्तों मैंने एसिटिक अम्ल को जल में डाला तो मैंने देखा CH3COO नेगेटिव प्लस KH+ है। तो दोस्तों मैंने देखा कि आपको इस प्रकार मिला, H+ आने मिला। इसके पास 4 थे लेकिन इसने एक ही दिया, 3 अपने पास रखे, यानी इसने कंप्लीटली H+ आयन नहीं दिए हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे अम्लों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं नोट पॉइंट करके आपके लिए एक बात बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में कौन अधिक शक्तिशाली है, तो आप दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? तो आप बताएंगे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्यों कि प्रबल अम्ल के पास दुर्बल अम्ल की तुलना में अधिक H+ आयन है और इसके पास कम H+ आयन है, इसलिए प्रबल अम्ल अधिक शक्तिशाली है दुर्बल अम्ल की तुलना में। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। जो आपका जो अम्ल होता है, जब आपको जो अम्ल अपनी सामान्य अवस्था में होगा, सामान्य अवस्था में रहेगा, यानी उसको अम्ल को हमने जल में नहीं डाला है, तो दोस्तों जो अम्ल अपनी सामान्य अवस्था में होता है उसमें करंट नहीं जाती है, यानी हम कह सकते हैं यह अम्ल आपका क्या है, कुछ अलग है। तो दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट ये है, अम्ल होता है हम अपनी सामान्य अवस्था में कुछ अलग की भांति व्यवहार करता है। थर्ड पॉइंट यह है, जैसे ही आप अम्ल को जल में डालोगे तो क्या हो जाएगा, आपको दोस्तों पता ही है, वो क्या देगा, H+ आयन देगा। यही कारण है कि अम्ल जल में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी उसमें अम्ल में क्या होती है, करंट चली जाती है जल वाले में। क्यों? क्योंकि उसने H+ आयन दे दिए उसमें, इसलिए क्या होता है, करंट चली जाती है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जो आपका ग्लूकोज और जो एथेनॉल होती है उसको हम अम्ल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जैसे ही हम इनको जल में डालेंगे तो जो क्या करते हैं, H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए हम ग्लूकोज एवं एथेनॉल को क्या कर सकते हैं, ये अम्ल की कैटेगरी में नहीं रखे गए। क्यों? क्योंकि ये जल में H+ आयन नहीं दे रहे हैं। और फिफ्थ पॉइंट ये है आपका दोस्तों, जो आंसू जल होता है वह कुचालक की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास मुक्त आयन नहीं होते हैं। दोस्तों ये आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूछने में, जवाब देने में, उसका आंसर देने में बहुत ही फायदेमंद होंगी। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। दोस्तों अब मैं आपको अम्लों के प्रयोगों के बारे में बताऊंगा। कुछ 3 या 4 मैंने अम्ल लिए हैं और उनके यूजर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट एसिड लिया है मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बारे में, उसका यूज के बारे में बताऊंगा मैं क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे अम्लों के उपयोग यानी प्रयोग, यूजेस ऑफ एसिड। तो हम पहला अम्ल लेते हैं, हमने लिया पहला अम्ल HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एसिड। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है
इसका प्रयोग एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। किसमें दोस्तों? एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया। दोस्तों अब आप कहोगे एक्वारेजिया क्या चीज होती है? तो दोस्तों यह एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया सांद्र सांद्र एशियल सांद्र नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों जो आपको एक्वारेजिया होता है एक प्रकार का मिश्रण होता है जो आपको जो सुनार होते हैं उनके पास होता है। तो एक्वारेजिया क्या होता है? सांद्र एशियल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका प्रयोग स्टील एवं इस्पात होती है उसके ऊपर जो ऑक्साइड की परत जम जाती है उसको हटाने में इसी एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। जो आपके गोल्ड एवं प्लेटिनम होते हैं वो एक्वारेजिया में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। इसी एक्वारेजिया को हम किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कह सकते हैं किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, यानी इसको हम अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। तो आप कहोगे हु इज द किंग ऑफ एसिड? तो आप कहोगे एक्वारेजिया इज द किंग ऑफ एसिड। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किसमें किया जाता है? एक्वारेजिया बनाने में किया जाता है। और एक्वारेजिया का प्रयोग स्टील या इस्पात के ऊपर जमी हुई ऑक्साइड की परत को हटाने में किया जाता है। गोल्ड एवं प्लेटिनम एक्वारेजिया में ही क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। दोस्तों एक्वारेजिया क्या होता है? सांद्र एसियल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। इसका अनुपात की बात करें तो इसका अनुपात 3:1 होता है। क्या होता है? 3:1 होता है। चलिए दोस्तों अब हम सेकंड अम्ल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं H2SO4। तनु और सांद्र के बारे में हम आगे बताएंगे। तनु एवं सांद्र में क्या डिस्प्यूट है, क्या होता है उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों आपका सेकंड अम्ल है जिसका नाम है H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों जो आपका जो एसिड है H2SO4 इसका हम किंग ऑफ केमिकल यानी रसायनों के राजा एवं तेल के थोते के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसके उपनाम हैं उनको भी देख लेते हैं। तो हम कहेंगे इसको क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल यानी रसायनों का राजा, रसायनों का राजा एवं तेल का थोता के नाम से भी इसको क्या करते हैं? जानते हैं, नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसके प्रयोग की बात करें हम, इसके प्रयोग की बात करें जो दोस्तों आपने इन्वर्टर देखे होंगे, जो इन्वर्टर में वो वाटर डाला जाता है तो उसको शुद्ध हिंदी में सीसा संचायक सेल कहते हैं। तो उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग इसमें किया जाता है सीसा संचायक सेल यानी इन्वर्टर, सीसा संचायक सेल। तो आपकी दोस्तों सीसा संचायक सेल है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सेकंड की बात करें, यह दोस्तों आपका पहला प्रयोग हो गया। तो और सेकंड प्रयोग है इसका प्रयोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है। दोस्तों आप कहोगे निर्जली कारक क्या होता है? निर्जली कारक का मतलब है जल का निकलना, जहाँ पर तनिक भी जल ना हो, तनिक भी मॉइस्चर ना हो। जैसे दोस्तों आपने देखा हो जो आपके कमरे में जो भवका उठता है, एकदम गर्मी से उठती है, जैसे ही आप सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर आओगे उसके ढक्कन को खोलोगे बोतल का तो वो क्या होगा, जितनी भी घर में जो भाप भवका निकला उस सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा, सभी को खींच लेगा अपनी ओर। यानी इसका प्रयोग निर्जली कारक के रूप में किया जा रहा है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या आता है? निर्जली कारक में, निर्जली कारक के रूप में इसका क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब हम सेकंड यानी कि थर्ड एसिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। उसके बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार आपके अम्ल पूरी तरीके से
फिनिश हो जाएगा। और कल हम स्टार्ट करेंगे क्षारक के बारे में, कंप्लीटली पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब एक अम्ल और बचा है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। दोस्तों आपका थर्ड अम्ल है जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HNO3। दोस्तों इसके फर्स्ट उपयोग की बात करें तो इसका नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है? जो विस्फोटक सामग्रियां होती हैं, इसी नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तुम लिखेंगे विस्फोटक सामग्री में, विस्फोटक सामग्री, सामग्री बनाने में, यानी किसमें? विस्फोटक सामग्री बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपके खेत में उर्वरक उर्वरक बनाए जाते हैं, इसी से बनाए जाते हैं। किसका उपयोग करेंगे? इसके प्रयोग उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। दोस्तों इसका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। दोस्तों वो आपने कभी कभी सुना होगा तनु अम्ल सांद्रम। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये क्या होता है तनु अम्ल एवं सांद्रम? उसको भी आज बता देता हूँ, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होता है। दोस्तों देखें हम यहाँ पर तनु अम्ल की बात करें, तनु अम्ल क्या होता है? यानी डाइल्यूट एसिड। दोस्तों तनु अम्ल उसे कहते हैं, यानी वह अम्ल जिसमें जल मिला हुआ होता है उसे हम कहेंगे तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या होता है? जिसमें क्या हो? जिसमें जिसमें क्या हो? जिसमें जल उपस्थित हो, यानी वह अम्ल जिसमें जल उपस्थित होता है उसे हम तनु अम्ल यानी डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो दोस्तों एक और होता है आपका सांद्र अम्ल। क्या होता है? सांद्र अम्ल यानी कंसंट्रेटेड एसिड। सांद्र अम्ल का तात्पर्य यह है वह अम्ल जिसमें जल उपस्थित नहीं होता है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। लेकिन जिसमें जल उपस्थित ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम सांद्र अम्ल कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कंसंट्रेटेड एसिड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका अम्ल का जो जितना पोर्शन था उसको हमने फिनिश किया। हमने दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए अच्छे से। अब हम कल स्टार्ट करेंगे आपका क्षारक क्या होता है, क्षारक को फुल डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम पीएच पैमानों को भी पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम आगे आपको चैप्टर को फिनिश करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। धन्यवाद आपका दोस्तों इस वीडियो में। चलिए बनते रहिए हमारे इस चैनल के साथ और चलते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियो को। दोस्तों धन्यवाद।